फ्रेंड्स अभी तक हम लोग वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व देख चुके हैं, ठीक है। और उस बेसिस पे हम लोग वो है ना ओवर कंसोलिडेशन रेशियो भी हमने समझा था। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो समझने के बाद हमने बात की थी एनसी सॉइल की, जिसमें क्या होता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR 1 होता है, ठीक है। हमने फिर OCC सॉइल की बात की थी या OC सॉइल की बात की थी, जिसमें ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। पास में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस लगा होता है, प्रेजेंट में बहुत कम लग रहा होता है, ठीक है। तो ये अच्छी मानी जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल की, जिसका OCR क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, है ना। प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भाई डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स के बारे में, है ना। इनका बेसिस क्या है, इनका बेसिस है वही वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके उसको समझ लो, है ना। ऐसा रहता है, फिर एक्सपांसन होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर एक्सपांसन होता है, ऐसा सीन चलता रहता है उसमें, है ना। अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट्स देखने वाले हैं। तो देखो एक बात करते हैं कि क्ले और सैंड का अगर हम कंपेयर करें, है ना, क्ले और सैंड को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या वो मान लो ये सैंड है, ठीक है, और ये क्ले है ना। तो जैसे मान लो ये आपकी सैंड है और ये क्ले है, ठीक है। आपको सेम कंस्ट्रक्शन करना है सैंड पे कोई घर बनाना है, ठीक है। और आपको वही कंस्ट्रक्शन करना है भाई क्ले पे, ठीक है। क्ले पे भी आपको सेम साइज़ सेम सब कुछ वैसा घर बनाना है। तो क्या होता है कि भाई सैंड में जो होता है सेटलमेंट वो फटाक से हो जाता है, ठीक है। सैंड में जो है वो इमीडिएट सेटलमेंट होता है, पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटलमेंट नहीं होता, जबकि वाइल कंस्ट्रक्शन ही ऑलमोस्ट सेटलमेंट हो जाता है। तो टाइम वर्सेस सेटलमेंट का अगर हम सैंड का कर्व देखें तो ये होके ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटलमेंट भी नहीं हुआ। पर क्ले में क्या होता है, सेम ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया आपने, है ना, ठीक है। तो वही सेम स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बनाया, पर क्ले में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी चलता रहेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा आपको, और ये सेटलमेंट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेटलमेंट भी शो कर रहा है क्ले। तो इसीलिए किसी सिविल इंजीनियर को अगर कंस्ट्रक्शन साइट में भाई रेत मिल जाए तो उसके मज़े हो जाते हैं, है ना। सैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा सेटलमेंट भी शो नहीं करती और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तभी उसमें जो भी ताम झाम होना दिख जाता है और वो वहीं की वहीं सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। पर बाद में क्ले में कंटिन्यूस सेटलमेंट दिखाई देता रहेगा आपको, टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ना। तो ये सीन है। तो ये बात हमने समझ ली, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं भाई। क्या लिखा हुआ, इन सैंड कंसोलिडेशन टेक्स, कंसोलिडेशन क्या टेक्स नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन हो जाता है इन फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट नहीं है, ये काट दिया था इसको बाद में, ना। फाइनाइट टाइम में कंसोलिडेशन हो जाता है, मतलब एक नॉन टाइम में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाता है। इट इज़ नॉट नीडेड टू स्टडी कंसोलिडेशन इन केस ऑफ सैंड के केस में कंसोलिडेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सैंड में पहले से हो जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं देता। पर भाई ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्ले के केस में, क्योंकि क्ले के केस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, सेटलमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। तो क्ले पे स्ट्रक्चर बना रहे तो कंसोलिडेशन की उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे टेस्ट वेस्ट खूब लगाने पड़ेंगे, सब समझना पड़ेगा कि भाई क्या कैसा हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, तो ये हमने समझा। अब हम मुद्दे की बात पे जाते हैं, डिफरेंस कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट के बारे में, है ना। तो अब देखो, हमने ये जो कर्व पढ़ा था, ये जो कर्व हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेस था, ये वर्जिन कंप्रेशन, तो ये स्ट्रेस जो थी सॉइल आपकी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी, ठीक है। तो इस कर्व को हम निकाल के और प्लॉट कर दें, ठीक है। इस कर्व को हम निकाल के और बाहर प्लॉट कर दें कि इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या इससे हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो ये क्या था, ये वर्जिन कंप्रेशन का कर्व था, ठीक है। और इससे जो कांस्टेंट हमें मिलता है वो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AB से उसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी वहाँ पे देखेंगे हम, बस मैं आपको इस कर्व से रिलेट करके बता रहा था, ठीक है ना। और ये जो हमारा रिकम्प्रेशन कर्व दिख रहा है आपको, ये रिकम्प्रेशन कर्व, इसको भी हम अलग से निकाल के अगर प्लॉट कर दें
अलग से निकाल के हम लोग प्लॉट कर दें ना, इसको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं, जगह बन जाएगी, है ना। हमने इसे निकाला, रिकम्प्रेशन कर्व को इसके निकाला, और इसे भी हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया ई वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो में। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन कर्व, ऊपर वाले को ये जो बनाया, और ये जो नीचे बनाया हमने इसको रिकम्प्रेशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकम्प्रेशन कर्व। तो एक को कंप्रेशन या वर्जिन कंप्रेशन, दूसरे को रिकम्प्रेशन। तो देखो, तो ये कौन सा कर्व हो गया, ये हमारा हो गया वर्जिन कर्व या वर्जिन कंप्रेशन कर्व, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रेस लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी सॉइल, उसे हमने यहाँ पर बना दिया इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो के बीच में, ठीक है। और जो रिकम्प्रेशन वाला आ रहा था कुछ इस तरीके का, उसे भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो, और उस कर्व का नाम क्या दे दिया, रिकम्प्रेशन कर्व, ठीक है। चलिए, तो भाई ये जो है, ये वाला जो कर्व है, ये स्ट्रेस जो है लाइफ में पहली बार ये फील कर रही थी, तो इसलिए वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोलते हैं। और किस सॉइल के लिए होता है ये, एनसीसी सॉइल के लिए या एनसी सॉइल के लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ठीक है। और ये कर्व कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है ना। हम एनसी या ओसीसी ही बोलेंगे, मतलब अंडर कंसोलिडेटेड को भी हम एनसी सॉइल में ही काउंट कर लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अंडर कंसोलिडेटेड को भी हम एनसी के इक्विवेलेंट ही मानते हैं, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सारी अंडर कंसोलिडेटेड के लिए सेपरेटली हम कुछ, है ना, नहीं ड्रॉ करते ना स्टडी करते, ठीक है। तो दूसरी क्या है, रिकम्प्रेशन कर्व है। रिकम्प्रेशन कर्व किसके लिए होता है, ओसीसी सॉइल के लिए होता है, और ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, यहाँ पे कोई स्ट्रेस की वैल्यू थी, है ना, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस था, आपने स्ट्रेस बढ़ाया, तो इस स्ट्रेस के लिए आपको वॉइड रेशियो ज़्यादा मिल रहा था, अब स्ट्रेस बढ़ गया तो इसके लिए वॉइड रेशियो की वैल्यू कम मिल रही है। सेम आपको रिकम्प्रेशन कर्व में देखने मिल रहा है, इस स्ट्रेस के लिए आपको वॉइड रेशियो की वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी, अगले स्ट्रेस के लिए आपको वॉइड रेशियो की वैल्यू कुछ कम मिल रही है। तो जैसे जैसे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो हम अगर इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, इसका स्लोप निकालने, स्लोप मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये इसके लिए आपको ये मिल गया, दूसरे बड़े इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए आपको ये कुछ ये मिल गया, है ना। तो ये आपको यहाँ पे एक स्लोप, ये स्लोप निकालना है आपको। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका ये वॉइड रेशियो वाली लाइन, और बेस क्या हो गया, ये इफेक्टिव स्ट्रेस वाली लाइन, सिग्मा बार, और ये ई, ठीक है। तो डेल ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, ये क्या होता है, स्लोप होता है किसका, इन दोनों कर्व्स का, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, विच इज़ द स्लोप ऑफ, इन दोनों का स्लोप है, ठीक है, दोनों कर्व का स्लोप है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाने पे वॉइड रेशियो घट रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगा दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में ये आया होगा, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें कॉन्केविटी मिल रही है, इनमें कॉन्वेक्सिटी मिल रही है ना। तो क्या होता है, स्टडी करने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ईजी करने के लिए क्या करते हैं, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला है पोर्शन है, इसको लॉग स्केल पे बना देते हैं, ठीक है, सेमी लॉग स्केल पे, सेमी लॉग स्केल पे बना देते, तो ये वाली लाइन एकदम लीनियर मिलती है और ये ऑलमोस्ट लीनियर मिलती है, ठीक है। तो इससे स्टडी करने में आसानी हो जाती है, ठीक। तो क्या किया, इसी कर्व में सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस को सेमी लॉग स्केल पे अगर हम बना दें, है ना, ई वर्सेस वॉइड रेशियो के कर्व को हम ऑन सेमी लॉग स्केल बना दें, तो जो कोफिशिएंट्स मिलते हैं उनका नाम अब अलग हो जाता है भाई, है ना। उनका एक का नाम क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स, और एक का नाम होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई, है ना। आई होप अभी तक के जो बताया आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करें, चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप लोग, है ना, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर चीज़ें कनेक्टेड है क्योंकि। तो अब क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल स्केल पे वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व बनाया था, है ना, फॉर एनसीसी सॉइल एंड ओसीसी सॉइल। अब हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, सेमी लॉग स्केल पे ले रहे हैं।
तो इफेक्टिव स्ट्रेस को आपने सेमी लॉग स्केल पे ले लिया, तो जो कर्व ऐसा बन रहा था वो अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वो कर्व कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये नीचे जो है ये सिग्मा बार नहीं है, लॉग ऑफ सिग्मा बार है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लॉग है, ठीक, दोनों जगह लॉग है ना, लॉग ले लिया है, ठीक है ना, दोनों जगह पे लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग सिग्मा बार, लॉग सिग्मा बार। तो अब क्या होगा, अब अगर स्लोप निकालोगे आप तो डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा बार, ठीक है, डेल्टा लॉग ऑफ सिग्मा बार। तो कैसे निकालोगे? अब इसका स्लोप निकालो, जैसे मान लो इसका स्लोप निकालते हैं तो इस इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हमें ये डेल्टा ई मिल रहा है, और कुछ और सिग्मा 2 के लिए हमें कुछ और डेल्टा ई मिल रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यानी ई तो अभी भी नॉर्मल स्केल पे है, तो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार, लॉग ऑफ, से इरेज कर देता हूँ सब अननेसेसरी चीज़ें, लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार माइनस लॉग सिग्मा 1 बार, ठीक है। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है? लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो क्या हो गया, लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है, ठीक, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है दोस्तों। तो इस कर्व से जो हमें मिलता है ना, डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, उसे हम सीसी बोलते हैं। और सीसी मतलब क्या नाम है उसका? कंप्रेशन इंडेक्स। क्या नाम है? कंप्रेशन इंडेक्स। इसके पहले जो मिला था, दोनों केस में जो मिल रहा था वो सेम था, है ना। रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं। दोनों में जो मिल रहा था वो था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AB, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। और यहाँ पे जो मिल रहा है ना, यहाँ पे जो मिल रहा है ना, सेमी लॉग स्केल पे जो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इंडेक्स मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कंप्रेशन इंडेक्स, है ना। और दूसरे वाले कर्व के लिए जो मिल रहा है वो एकदम ऑलमोस्ट, पहले क्या था, ऐसा कर्व था। अब इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लीनियर के थोड़ा आसपास ही रहता है ये, है ना, थोड़ा सा लीनियर के आसपास ही रहता है ये, ठीक है ना। तो इसे हम रिकम्प्रेशन बोलते हैं OCC सॉइल के लिए। और इससे जो हमें कांस्टेंट मिलता है CR, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकम्प्रेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिकम्प्रेशन इंडेक्स। फॉर्मूला दोनों का सेम है भाई, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। पर ये OCC सॉइल के लिए है और ये NCC सॉइल के लिए है, ठीक है, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग है ना, दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। और पिछले केस में जो मिला था उसके नाम भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ठीक। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। ये नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट कर दो, या सर्च कर लो हैंड रिटन नोट्स फॉर सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। EIQ डालना, EIQ हैंड रिटन नोट्स सॉइल मैकेनिक्स शुभम सराटे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल्स की कैसे करना है ना। सो आई होप समझ में आया होगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ें अरेंज करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, है ना। और काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों, है ना, सारे स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ प्लेस करके। सो समझ में तो आया होगा यार, है ना। समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।